हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सक्सेस क्लासेज। चलिए, हमारा टॉपिक चला था दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म। तो उसमें मैंने प्रश्नावली 3.5 मैंने पूरी रूप से कंप्लीट करा दी थी। तो हमने आपको तीनों मेथड सिखा दिए कि वज्रगुणनखंड विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है और प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है। चलिए, अब अगले प्रश्नावली आती है 3.6। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ स्पेशल टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल टाइप्स क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करेंगे इनको हम। तो ये एक समीकरण है, ठीक है। अभी ये रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन समीकरणों को हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टाइप्स क्वेश्चन है ना, इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी ये हमारे समीकरण केवल समीकरण है, समीकरण का युग्म। अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण के रूप में इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे समझना से, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 3/x प्लस का 5/y इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 13। तो अगर इस रैखिक समीकरण समीकरण को हमें रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू में 1/x प्लस का, इसको इंटू लिख सकते हैं 5 इंटू 1/y इक्वल टू 13। और इस पूरे टर्म को 1/x को हम क्या मान सकते हैं, कोई भी हम चर कांस्टेंट मान सकते हैं, कोई भी एक चर वैल्यू हम मान सकते हैं। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि माना 1/x इक्वल टू हम इसको a मान सकते हैं, वैसे ही 1/y इक्वल टू को हम क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं। तो जब यहाँ a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, यहाँ जब y 1/y की जगह b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5b इक्वल टू 13। तब ये समीकरण हमारी कैसी बन जाएगी, ये हमारी एक रैखिक समीकरण बन जाएगी जहाँ चर तुम्हारे a और b हो जाएंगे। तो एक्चुअल में चर हमारे समीकरण में थे x और y, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रैखिक समीकरण में, तो चर हमारे a और b हो गए। अब एक और रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तीनों में से किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे और a और b का मान निकालेंगे। उन्हीं a और b का मान वापस हम इसी यहाँ a की जगह रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, यहाँ b की जगह रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। बस करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगा सॉल्व करते हैं, फिर समझाएगा क्वेश्चन। देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो टाइप क्वेश्चन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 1/, मतलब जो भी आपका अंश है, ध्यान रहे चर के मल्टीपल में जो भी आपको उसको अलग रखना है और चर को अलग रखना है, उसके प्लस में वो एक साथ रहेगा, मल्टीपल में चाहे वो अंश में हो चाहे वो हर में हो, उसको अलग रखना है, ठीक है। तो जैसे ये 5 है तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 1/x माइनस का 1 और इसको लिख सकते प्लस। अब यहाँ कुछ नहीं, मल्टीपल 1 ही है तो इसको लिख देंगे 1/y माइनस का 2, और कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीपल में 1 लिखा रहेगा, समझ इक्वल टू 2। वैसे इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x माइनस का 1 और ये माइनस का लिख सकते 3 इंटू में 1/y माइनस का 2 इक्वल टू 1। और ये x 1/x माइनस 1/x माइनस धार है, जो अंदर बचा है ना वैल्यू 1/x माइनस 1, वो दूसरे समीकरण में भी होनी चाहिए, समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 1/x माइनस 1 इसको हम कोई भी चर मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 1/x माइनस 1 इसको हम मान लेंगे a, वैसे ही 1/y माइनस 2 को हम मान लेंगे b। तो जहाँ 1/x माइनस 1 है वहाँ हम a पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस यहाँ पुट कर देंगे क्या 1/y माइनस 2, इसकी जगह b पुट करेंगे तो ये 1b, और 1b मतलब केवल b इक्वल टू 2। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, समझो। वैसे ही 6 और इसकी जब क्या मानेंगे, हमने a माना है तो यहाँ a पुट कर तो हो जाएगा 6 से माइनस ये हमने क्या माना b, तो इसकी जब b पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3b इक्वल टू 1। इसको समीकरण सेकंड। तो अब ये दोनों समीकरणें तुम्हारी कहाँ कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट होकर बदल गई तुम्हारी दो चर वाली रैखिक समीकरणों के युग में। अब यहाँ चर तुम्हारे a और b हैं। अब हमें इन्हीं a और b का मान निकालना है किसी भी मेथड से, चाहे वज्रगुणनखंड विधि से लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तीनों मेथड आपको सिखा दिए हमने हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो फिलहाल हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक टर्म को गायब करते हैं, चाहे b को गायब करें चाहे a को। तो हम b को गायब कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो जोड़ने पर दोनों में कैंसिल हो जाएंगे अगर दोनों सेम हो जाए तो। और गायब करने का सिंपल तरीका ये था कि समीकरण 1 में जैसे b को गायब कर रहे हो तो b का जो गुणांक है उसको समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ b का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ 1 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ समीकरण 2 में
जो b का गुणांक है उसको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्योंकि यहाँ इसका गुणांक क्या है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिए, कराएंगे तो सबसे कराओगे 3 की 5a से तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, तो हो जाएगा 15a। 3 की 20 है तो प्लस का 3b, और 3 की जो 3 दूना 6। वैसे 1 की गुणा कराओगे सबसे तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b और ये प्लस का 1। इसको समीकरण 3 मान सकते हो, इसको समीकरण 4। और दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि ये माइनस का 3b ये प्लस का है, तो जोड़ने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जब जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 15a और 15a और 6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21a, 15 6 21 इक्वल टू ये 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7। ये 21 इधर गुणे कहाँ जाएगा बटे में, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7 बटे में 21, और 7 कम 7 3 21, यानी a की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये हमारा a का मान आ गया। अब इसी a को मान समीकरण 1 या समीकरण 2 पुट कर दिए तो हमें b मिल जाएगा। तो यहाँ हम ऊपर लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे a का मान 1 में रखने पर, तो a का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में a की जगह पर, तो ये लिखा 5 इंटू में a का मान 1/3, तो 1/3 प्लस का b, तो प्लस का b इक्वल टू में 2। ये 5 कम 5 बटे में 3, यानी 5/3, और 5/3 प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, इधर क्या बचेगा b, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस का 5/3, और 3 की जो तिरछा गुणा 3 दूना 6, तो 6 माइनस का 5 बटे में 3 इक्वल टू b। बस नहीं, तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर रहेगा प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस रहेगा तो घट जाएगा, और जितना हर चला उतना ही रहेगा तिरछा मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 और 5 में 3, यानी b की वैल्यू होगी 1/3। तो हमें a और b मिल गया, लेकिन चर एक्चुअल में जो समीकरण थे हमारे उसमें चर x और y थे, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो यही a और b जो आए हैं इनको वापस उसमें रख देंगे जो हम मान के चले थे कि 1/x माइनस 1 बराबर a। इसकी जगह हम a का मान पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल टू a, और a का मान आया है हमारा 1/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/3। बस में अब देखो इसकी इधर से चढ़ा, इसकी इधर से चढ़ा, इसकी इधर से चढ़ा, तो 3 की गुणा 1 से, तो 3 कम 3, और x माइनस 1 की गुणा 1 से, तो x माइनस 1 ही आएगा, 1 से किसी मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, और ये माइनस इधर कहाँ जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x का मान आ गया 4। वैसे ही अब यहाँ b का जो मान आता है उसको हम b की जगह पुट करेंगे तो हमें कौन मिल जाएगा y, तो यहाँ लिखेंगे 1 में y माइनस का 2 इक्वल टू में b, और b का मान 1/3, इसकी इधर से छोड़ा, इसकी इधर से 3 कम 3, और y माइनस 2 की 1 से कराओगे तो y माइनस का 2 आएगा, ये मास अंदर कहाँ जाएगा प्लस में, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 5, यानी y का मान 5 है। बात समझ, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस टाइप के इस चैप्टर से 2 चरैला रेखीय समीकरण युग्म के जो चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो वो इसी टाइप के, इस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन से ही बनते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना। बात समझ रहा हूँ, तो अगर पूरी पर्सनली बात की ना तो ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप के जो स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, और बस कुछ नहीं करना होता है, बस आपको जो भी समीकरण उसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे समीकरण थी ये रैखिक समीकरण में नहीं थी तो इसको कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसको हम पूरा इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद में इसको पूरा हम क्या मान लेंगे, कोई भी चर मान लेंगे तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे सही माना जाएगा। समझ लो, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर मैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए, आई होप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये प्रश्न लिखा है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा के चाल एवं नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान पर सुनना मेरी बात को। कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर अर्थात धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर है। यानी 10 घंटे में ही जो नाव है वो उसी 10 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर ही जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल चलती है कितना 30 किलोमीटर दूरी तय करती है जाती है और धारा के अनुकूल वो 44 किलोमीटर जाती है। और इस जाने में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर है। जाने में इसको जो टोटल समय लगता है ना वो टोटल समय लगता है 10 घंटे का। कितने का 10 घंटे का। अब हमें एग्जैक्ट पता है कि टोटल 10 घंटे लगेगा धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल, लेकिन ये नहीं पता है कि उसे धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगा है और धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में और 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बस सुनो, तो हमें ये पता है क्योंकि टोटल समय पता है। जब टोटल समय पता है तो हम क्या करेंगे, अब सीधी बात, जब टोटल पता है तो हम क्या करेंगे, उसका भाई प्रतिकूल का अलग समय निकालेंगे अनुकूल का अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 10 घंटे। बड़ी बात समझ परिवार भाई, टोटल समय लगा है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाने में। प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी तय करने में और अनुकूल 40 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो हम क्या करें, जब टोटल 10 लगा है तो हम ये पता कर लें कि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा है और धारा के अनुकूल कितना जाने में लगा है, दोनों को ऐड कर देंगे, वही टोटल समय कितना आ जाएगा 10 घंटे के। तो हमें समय दिया गया इसलिए समय ही निकालेंगे। एक ही आपको ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ आपको यूनिट पकड़ना है। कोई भी इस टाइप की जब क्वेश्चन बने समय रिलेटेड तो आपको एक चीज़ यूनिट पकड़ना है जिसमें सब कुछ आ जाए। जैसे ये 10 घंटे टोटल समय आ रहा, इसी 2 घंटे समय में यहाँ प्रतिकूल आ रहा और अनुकूल दोनों आ रहे हैं ना, तो समय के बराबर समय रखना है। ठीक, बस मैं बोलूँ, अगर टोटल दूरी दी गई होती तो हम सबकी टोटल दूरी निकालते हैं, अगर टोटल चाल दी गई होती तो हम सबकी टोटल चाल निकालते, अगर टोटल समय दिया गया तो हम सबका समय निकालें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों डायरेक्शन में। बात समझ पा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वो चल तो रहा है, लेकिन ये तो पता चले कि वो एक्चुअल में जो नाव चल रही है वो धारा के अनुकूल कितनी स्पीड में चल रही है, धारा के प्रतिकूल कितनी स्पीड में चल, तो इसकी स्पीड भी तो नहीं पता है कि वो कितनी स्पीड से चल रही है, समझे, समय भी निकालना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वो हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं और जो स्थिर पानी की जो चाल है, सॉरी धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना, क्योंकि हमें चाल भी नहीं पता कि धारा कितनी स्पीड से चल रही है, नाव कितनी स्पीड से चल रही है, तो सबसे मानेंगे, लेकिन माना नाव की धारा की चाल वो हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार मान लेंगे नाव की चाल, तो हमने मान लिया उसको y किलोमीटर प्रति घंटा। बस मानो, अब हमें 10 घंटे चलना है धारा के प्रतिकूल, ये तो धारा की चाल धारा के अनुकूल आएगा। अब प्रतिकूल कितनी इसकी स्पीड है, धारा के अगर नाव जो है धारा के प्रतिकूल चलेगी तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो अगर आपको याद हो, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अनुकूल या प्रतिकूल जैसे वर्ड मिले, तो जब प्रतिकूल का है इसका था असमान या विपरीत डायरेक्शन में, तो वहाँ चालों का घटाया जाता है, और जब अनुकूल का है तो वहाँ चालों को जोड़ा जाता है। अनुकूल मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, प्रतिकूल मतलब है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, समझ लो, इसका मतलब ये होता है। तो जब प्रतिकूल का है तो चाल को माइनस कर देना है, जब अनुकूल का है तो चाल को ऐड कर देना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल चाल, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल क्या है, तो हो जाएगा x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। बस बोलो, जब भी प्रतिकूल कहेगा तो चालों को माइनस करना है, अनुकूल कहेगा तो चालों को ऐड कर देना है। तो यहाँ लिखें अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, तो हो जाएगा x प्लस का y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल का है तो चालों का ऐड, प्रतिकूल का है तो चालों को माइनस कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन के प्रश्न अनुसार क्या करा है, तो सबसे पहले कहा कि 10 घंटे में टोटल समय 10 घंटा लगा, प्रतिकूल 30 किलोमीटर। अब वो 30 किलोमीटर चलता है प्रतिकूल और कितनी स्पीड से चल रहा है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो प्रतिकूल डायरेक्शन में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतनी स्पीड से अगर वो चल रहा है और इतनी दूरी तय कर रहा है तो उसे कितना समय लगा, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल डायरेक्शन में समय लगा, समय यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी
30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो उस समय को हम मान लेंगे t1, क्या t1, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो ये समय मान लेंगे हम t1, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब समय को हमने क्या माना है t1, दूरी कितनी है प्रतिकूल डायरेक्शन में 30 किलोमीटर अपॉन चाल, अब प्रतिकूल डायरेक्शन में चाल कितनी है x माइनस का y, यानी उसे प्रतिकूल डायरेक्शन में 30 बटे x माइनस y का समय लगा है। बस सुनो, उसी पे क्या लिखेंगे अनुकूल डायरेक्शन में तय करने, या लिखेंगे अनुकूल कितना 44 किलोमीटर दूरी, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और इस समय को हम मान लेंगे क्या t2, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अनुकूल डायरेक्शन में 40 किलोमीटर, अनुकूल डायरेक्शन में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, और चाल कितनी इसकी है x प्लस का y, तो x प्लस का y, ये आ गया तुम्हारा। अब कुल समय तो यहाँ लिखेंगे कुल लगा समय, और कुल लगा समय क्या हो जाएगा, उसको मान लेते हैं t, और t बराबर क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी प्रतिकूल डायरेक्शन में लगा समय और अनुकूल डायरेक्शन में लगा समय, टोटल समय आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो टोटल समय आ जाएगा, और टोटल समय कितना लगा था 10 घंटे, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू t1, मतलब कितना समय लगा था, वो t1 कौन कितना था 30 बटे में x माइनस का y प्लस t2 कौन कितना था 44 बटे में x प्लस का y, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हमारा आ गया टोटल समय। बस सुनो, तब की बात में जब उससे 10 घंटे लगे थे अनुकूल और प्रतिकूल चलने में। अब वही कह रहा आगे कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है। फिर नए लाइन से लिखेंगे प्रश्नानुसार, वही लिखेंगे। अब देखो टोटल समय लगा 13 घंटे टोटल समय लग रहा है 40 किलोमीटर दूरी तय करने में प्रतिकूल डायरेक्शन में, और 55 किलोमीटर दूरी तय करने में अनुकूल डायरेक्शन में। जो टोटल समय लगा है उसको वो लगा है 13 घंटे। तो यहाँ भी लिखेंगे पहले कि प्रतिकूल डायरेक्शन में प्रतिकूल 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और समय पर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ भी मान लेंगे समय वही t1 इसके लिए, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, और प्रतिकूल डायरेक्शन में उसकी चाल क्या होती है, वो होती है x माइनस का y, तो हो जाएगा x माइनस का y। बस भाई वैसे ही लिखेंगे अनुकूल कितनी 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चली गई दूरी, तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल 55 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, और समय बता दूरी बटे चाल, इसको मान लेंगे समय t2, तो समय बता दूरी बटे चाल, या फिर इसको मान लीजिए t3, इसको मान लीजिए t4, क्योंकि t1 t2 हमने मान ही लिया था, ठीक है। और समय बता दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी हमारी है 55 किलोमीटर, तो 55 बटे में समय कितना लग रहा है, सॉरी चाल कितनी है अनुकूल डायरेक्शन में x प्लस का y, तो x प्लस का y। अब यहाँ लिखेंगे कुल लगा समय, तो हो जाएगा t बराबर में t3 प्लस का t4, और t टोटल समय कितना लगा है 13 घंटे, तो टोटल समय होगा 13 घंटे इक्वल टू t3, इसका मान कितना है 40 बटे में x माइनस का y, और प्लस का t4 का मान कितना है 55 बटे में x प्लस का 4। ये समीकरण सेकंड मान लेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट समझाता हूँ। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को छोड़ देता हूँ, बाकी सबको यहाँ पर बिठा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से चलिए यहाँ से इसको बिठा देते हैं। अब देखिए, अब ये तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आई है। अब ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है,
ये समीकरण है, युग्म है, पर ये रैखिक समीकरण युग्म के रूप में कन्वर्ट नहीं है, तो इसको हम रैखिक समीकरण युग्म के रूप में क्या करें, कन्वर्ट करेंगे। तो इसी चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, समीकरण 1 को यहाँ ले सकते हैं, इसको हम पहले लिख देंगे, इसको हम बाद में लिख देंगे, 10 को इधर लिख देंगे, उसको उधर ले जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 30 और गुणे में अंश को गुणे में कर देंगे, बाकी सबको अंदर रखेंगे, अंश को क्या करें, गुणे में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 30 बटे गुणे 1/x माइनस का y, 30 गुणे 1/x माइनस का y कर देंगे। लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। वैसे इसको लिख सकते हैं क्या, 44 गुणे 1/x प्लस का y इक्वल टू 10। वैसे ही इसको लिख सकते हैं, 13 को इधर लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो उसको लिखेंगे 40 गुणे में 1/x माइनस का y और प्लस इसको लिख देंगे 55 गुणे में 1/x प्लस का y इक्वल टू 13। बस समझो। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना, इसको कोई चर मान लेंगे 1/x माइनस y, इसको हम मान लेंगे a, ठीक, और 1/x प्लस का y इसको मान लेंगे b। तो जब यहाँ a रखोगे तो ये हो जाएगा 30a प्लस 44, और जब यहाँ b रखोगे तो हो जाएगा 40b इक्वल टू 10। इसको समीकरण 3 मानिएगा। और वैसे ही ये हो जाएगा 40, इसको हमने a माना है तो यहाँ पर हो जाएगा 40a प्लस इसको हमने b माना है तो ये हो जाएगा 55b, ये हो जाएगा समीकरण इक्वल टू 13, ये हो जाएगा समीकरण 4। तो ये हमारी समीकरण कहाँ में कन्वर्ट हो गई, ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसको a और b का मान निकालेंगे और फिर वापस a और b का मान वहाँ पर कर देंगे, हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण, अब देखिए यहाँ से a और b का, अब ये हमारे रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसका मान तुम किसी मेथड से निकाल सकते हो, चाहे रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्रगुणन, जो भी आपको अच्छे लगे विधि वो अपना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ से हम कौन सा विधि अपनाएं, यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए हम वज्रगुणनखंड विधि लगाते हैं। कौन सा, वज्रगुणनखंड विधि। तो देखिए, अगर वज्रगुणनखंड विधि लगाओगे तो ये a1 b1 और ये c1, ये प्लस का अंदर कहाँ जाएगा, माइनस का अंदर, ठीक, और ये प्लस का अंदर कहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, समझे। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0, इक्वल टू में आ जाएगा 0, समझे। तो वैसे ही तो ये हमारा a1 b1 c1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे a1 का मान कितना हो जाएगा 30 और b1 का मान कितना हो जाएगा 44 और c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 10। वैसे ही यहाँ से ये a2 b2 और c2 हो जाएगा। तो a2 का मान कितना हो जाएगा 40, b2 का मान कितना हो जाएगा 55 और c2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13। तो a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान हमें मिल गया। अब देखिए वज्रगुणनखंड विधि, वज्रगुणनखंड विधि क्या आते थे, x b1 b2 c1 c2 y a1 a2 1 b1 b2, ये होता था। अब यहाँ मान पुट करिए, x b1 का मान कितना है 44, b2 का मान 55, तो 44 ये हो जाएगा 55, c1 c2 माइनस का 10 माइनस का 13, तो माइनस का 10 माइनस का 13, a1 a2 30 40, तो हो जाएगा y 30 40, और फिर b1 b2 44 और 55, तो हो जाएगा 1 44 और 55, समझो। अब देखिए x अपान इसके दत्त चढ़ा 13 की 44 है, तो 13 चौको 52 के 2 हाथ से लगा 5, फिर 13 चौको 52 और 52 और 5 57, 572, वही कहा है का माइनस का, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और जब दूसरे मल्टीप्लाई कराओगे इधर तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस। अब देखो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस तो कैसा आ जाएगा प्लस। और 55 की गुणा कराओ किससे 10 से, तो ये हो जाएगा 550, एक जीरो बढ़ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने पर, इक्वल टू y अपान, अब इसकी इधर पहले तिरछा मल्टीप्लाई, तो 40 के कराइए 10 से, तो हो जाएगा 400, और भी कहा ये प्लस है, ये सॉरी ये प्लस, ये तो प्लस माइनस माइनस। अब दूसरे मल्टीप्लाई करो तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब इसकी इधर तिरछा मल्टीप्लाई करिए 13 की 30 से, तो 13 0 0, 13 3 42, और ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस तो कैसे आ जाएगा प्लस, इक्वल टू 1 अपान। अब इधर तिरछा मल्टीप्लाई कराइए 55 की 30 से, तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा, तो 1 0, ये 55 15 के 5, ये 55 15 1 16, माइनस दूसरे जब मल्टीप्लाई कराओ तो चिन्ह माइनस आएगा। अब इधर मल्टीप्लाई कराइए
एक जीरो इधर बढ़ जाएगा और 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16, 16 1 17, ये आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व कर ले, माइनस कर लेते हैं। तो 572 में से 550 घटाओगे तो 2 में से 0 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 22 आ गया। और 5 में से 5 का कुछ नहीं, वो भी कैसा आएगा ये माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। इक्वल y अपान में 400 में से 390 घटाइए तो कितना आ जाएगा 10, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा। इक्वल टू 1 अपान में 1650 में 1760 घटाइए तो 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, यानी 110, वो भी कहाँ का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारे ये मान प्राप्त है। अब इसी अचर वैल्यू को एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर रखेंगे तो यहाँ हमें किसका मिल जाएगा x और y का मान। अब ध्यान रखना है, यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ चर हमारे a और b थे तो आपको भी यहाँ चर a और b ही रखना है, x और y नहीं रखना है, a और b। बस में सुनो, जो चर रैखिक समीकरण युग में रहेंगे आपको वही चर रखना है। तो यहाँ a और b के मान आएंगे, a और b। ठीक है, तो चलिए यहाँ a है। अब इसको एक बार इसके बराबर रखेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो हो जाएगा a बटे माइनस का 22 इक्वल टू, इसको एक बार इसके बराबर में तो ये हो जाएगा a बटा माइनस का 110। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 22 से काटोगे 22 से कम 22 तो ये 5 से कट जाएगा, यानी 5, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगा 1 बटा 5। इसको रिवर्स करोगे या फिर ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, a की वैल्यू 1 बटा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। भाई नीचे से तो कट ही गया, 1 बटा कितना बातचीत बचा, तो यानी a की वैल्यू 1 बटा 5 आ गई। वैसे ही इसको एक बार इसके बराबर रखोगे b, तो ये b बटे में माइनस का 10 इक्वल टू 1 बटा माइनस का 110। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 0 से 0 बचा कितना 11, यानी b की वैल्यू आ गई 1 बटा 11। तो ये a और b का मान आ गया। अब इन्हीं a और b को वापस हम उसमें रख देंगे x और y की जगह पर, तो हमें वहाँ से उसका मान मिल जाएगा। तो चलिए मैं हर जगह जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ आगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हमने जो मान रखा था पहले था ना, वापस उन्हीं जगह पर इनको हम मान रख देते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1 बटा x माइनस का y इक्वल टू हमने a माना था, कितना a, और a का मान कितना है 1 बटे 5। तो यहाँ a की जगह पर 1 बटा 5, इसकी इधर तो छोड़ा इसकी इधर छोड़ा, तो 5 से कम 5 इक्वल टू x माइनस वाई को 1 से कराओगे तो x माइनस का y, ये समीकरण, इसको मान लेना समीकरण इसको 5 मान लीजिएगा। ठीक, कोई भी मान लीजिए, चलो इसको 5 भी मान लेते हैं, इसको समीकरण 5। ठीक है, जब मैं समीकरण 5 मान लिया, उसके बाद में जो b आया था उसको b का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा x प्लस का y इक्वल टू b, और b का मान 1 बटा 11, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 11। इसकी इधर तो छड़ा इसकी इधर छड़ा, 11 की 1 से कराओगे तो 11, x प्लस 1 की 1 से कराओगे तो x प्लस का y आएगा, इसको समीकरण 6। अब देखिए, अब इसको हम विलोपन विधि सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का y है, माइनस का y, ये प्लस का y, जोड़ने पर प्लस और माइनस y क्या जाए कैंसिल हो जाएगा। तो इसको विलोपन विधि सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, यानी समीकरण 5 और समीकरण 6 को ऐड कर जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा x प्लस का y इक्वल टू 11। तो जब इनको जोड़ोगे तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, x 2x इक्वल टू, ये 6 और 5 11 और 5 16, और 2 कम 2 2 8 16, यानी x का मान कितना आ गया 8। तो ये x का मान आ गया। अब इसी x के मान को हम समीकरण 5 में या 6 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो रखिए x का मान समीकरण 5 में, तो हो जाएगा 5 बराबर में x का मान कितना है 8, तो x का मान यहाँ रख दिए 8, ये माइनस का y को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो y ये माइनस का उधर कहाँ चला गया प्लस में, और ये 5 इधर प्लस इधर कहाँ गया माइनस में, तो 8 माइनस का 5, और 8 में से 5 गया 3, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। तो ये हमारे दो चर x और y के मान आ गए। और इससे हमने क्या माना था, धारा की चाल हमने माना x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना आया है 8, यानी धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमने नाव की चाल में थे y, और y का मान कितना आया 3, यानी y की चाल कितनी हो गई, सॉरी नाव की चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और साथ में बेल आइकन का जरूर दबाना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देखिए, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। जब मैं आपका इतना सारा सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं कंप्लीट मैथ का हाई स्कूल की कंप्लीट मैथ इस यूट्यूब पर पहली बार डाल रहा हूँ। शायद ही पढ़ी हो, नहीं तो मुश्किल है कि आपको पूरे यूट्यूब पर कंप्लीट मैथ का सोल्यूशन मिल जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मैथ है वो कंप्लीट आपका सोल्यूशन दूँ। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, साथ में इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो इसे नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।